ओके, तो आप लोग जो है यहाँ पर देख पा रहे हो, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि मैंने करा क्या। बेसिकली यहाँ पर एक क्लास बनाई कार, ठीक है। उसमें इंस्टेंस वेरिएबल हैं दो, कार आईडी और कार नेम, और एक मेथड मैंने उसके अंदर बनाया है डिस्प्ले ब्रांड। अब ये आपने डिजाइन बना दी। आप क्या करते हो, नई कार बनाने के लिए आप क्या कीवर्ड यूज करते हो, कार C1 इज इक्वल टू न्यू कार। तो C1 जो है आपका ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया, जो कि आप इक्वल टू न्यू कार की हेल्प से बनाते हो। इसी तरीके से C2 आपका न्यू ऑब्जेक्ट हो जाएगा, विद द हेल्प ऑफ न्यू कार बनाओगे। और ये आपका होता क्या, जैसे ही आप न्यू कार लिखते हो तो ये हीप में एक मेमोरी है, बेसिकली हीप, ठीक है। हीप में जो है ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट को एक मेमोरी एलोकेट हो जाती है, ठीक है। जितना स्पेस उस ऑब्जेक्ट को चाहिए होता है वो स्पेस जो है उसको एलोकेट हो जाता है। इस स्पेस का जो एड्रेस होता है, आप बेसिकली समझो कि ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई एड्रेस होगा, तो वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, और वो ऑब्जेक्ट जो है हम इस C1 वेरिएबल के नाम हेल्प से सेव करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो हम वही कर रहे हैं। न्यू कार क्या कर रहा है, आपको एक नया ऑब्जेक्ट बना के दे रहा है, यानी कि मेमोरी में नया ऑब्जेक्ट के लिए स्पेस एलोकेट हो गया, एक नया ऑब्जेक्ट बन गया। और उस नए ऑब्जेक्ट का रिफरेंस, ठीक है, रिफरेंस जो है, रिफरेंस आप एड्रेस समझ सकते हो, रिफरेंस जो है इस C वेरिएबल में सेव हो जाएगा। और C वेरिएबल का अगर आप टाइप देखें तो लिखा है कार, यानी कि ये कार के रिफरेंस को सेव कर सकता है। ये एज सिंपल एज दैट। ये नया ऑब्जेक्ट बनाएगा, ये रिफरेंस प्रोवाइड कराएगा, और हम उस रिफरेंस को C वेरिएबल में सेव कर लेंगे, ठीक है। तो अब अगर आप जब आपने नया ऑब्जेक्ट बनाया तो मेमोरी, ये क्या हुआ, नया ऑब्जेक्ट बन गया मेमोरी में, और इसका रेफरेंस C1 में सेव हो जाएगा। तो आप C1 की हेल्प से, अब आप C1 की हेल्प से क्या कर सकते हो, इन ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को और फंक्शंस को या मेथड्स को, फंक्शन या मेथड आप कुछ भी कह सकते हो, उनको एक्सेस कर सकते हो। इसी तरीके से आप अगर C2 एक और ऑब्जेक्ट बनाते तो फिर से क्या होगा, नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है, मेमोरी में स्पेस एलोकेट हो जाएगा, और उस स्पेस का जो सॉरी उस ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है वो रिटर्न करेगा। और वो जब रिटर्न कर रहा है तो मैं उसे किस में सेव कर ले रहा हूँ, C2 वेरिएबल के नाम से, ठीक है। अब C2 आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। ये समझिए C2 आपका क्या हो जाता है, उसे हम कहते हैं एक नया ऑब्जेक्ट। C2 एक ऑब्जेक्ट है, बेसिकली वो उस ऑब्जेक्ट को रिफरेंस कर रहा होता है जो आपने नया ऑब्जेक्ट बनाया है। इसी तरीके से C3 एक नया ऑब्जेक्ट हो जाता है, और C3 जैसे ही हम न्यू कार C3 इक्वल टू न्यू कार लिखते हैं तो ये क्या करता है, एक और नया ऑब्जेक्ट बना देता है, और फिर जो है उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जो है C3 में हम सेव कर लेते हैं। और C3 ऑब्जेक्ट की हेल्प से, अब हम C3 को कहेंगे एक ऑब्जेक्ट कह लीजिए या इंस्टेंस कह लीजिए, C3 ऑब्जेक्ट की हेल्प से अब हम जो है इस ऑब्जेक्ट के सारे फीचर्स को और फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। इसीलिए क्या हो रहा था, जब हम लिख रहे थे C1 डॉट, मान लीजिए आपने लिखा C1 डॉट कार नेम इक्वल्स टू फोल्ड, तो वो इस ऑब्जेक्ट में चेंज हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चीज समझ में आ रही है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये डिजाइन है, और ये उस डिजाइन से बने हुए ऑब्जेक्ट्स। किसी को समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ? यस सर। तो बेसिकली इस तरीके से जो है, इस तरीके से हम जो क्लास बनाते हैं। मैं एक काम करता हूँ, फिलहाल मैं मेन मेथड को यहाँ से एक बार हटा देता हूँ, एक बार फिर से पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देता हूँ, और एक क्लास कार को भी हटा देता हूँ। अब देखिए, थोड़ा एक कन्वेंशन कहिए या स्टैंडर्ड कहिए, आप अगर एक फाइल को डिफाइन कर रहे हैं, एक क्लास बनाना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करा, एक नया क्लास बनाया और उसको सेव करा एम्प्लॉय डॉट जावा। एम्प्लॉय आपकी क्लास का नेम है, जैसे कि यहाँ मैंने क्या करा, सिर्फ एक क्लास बनाई और इसको सेव कर लिया। यहाँ पे मैंने कोई मेन मेथड डिफाइन नहीं किया। रोहित है, रोहित, यस सर। ओके। ये कल आप जो पूछ रहे थे ना कि प्रोजेक्ट आखिरकार हम क्यों बनाते हैं, प्रोजेक्ट क्यों बनाते हैं, डायरेक्ट एक फाइल क्यों नहीं बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ एक ही क्लास मैंने बनाया, ठीक है, एम्प्लॉय क्लास। अब मैं क्या करूंगा, इसी प्रोजेक्ट में एक और नया क्लास बनाऊंगा, न्यू, और मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ न्यू क्लास। और अब मैं एक क्लास ले लेता हूँ, और इस क्लास को मैं नाम दे देता हूँ सपोज जॉब। ओके, मैंने इस क्लास को नाम दे दिया जॉब, और मैं इसको फिनिश कर देता हूँ, और मैंने फिनिश कर दिया। अब एक ये नई क्लास बन गई आपकी, वो क्लास अलग है, ये क्लास अलग है। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, कुछ इंस्टेंस वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ, लेट मी नेम देम एज इंट जॉब आईडी, ओके, स्ट्रिंग जॉब,
रोल। मैंने क्या करा, दो इंस्टेंस वेरिएबल डिफाइन कर लिए इस क्लास के अंदर। मैं फिलहाल करता हूँ पब्लिक, हटा देता हूँ, जब इसे बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं इसे क्लास कर देता हूँ, क्लास जॉब इंट जॉब आईडी और स्ट्रिंग जॉब रोल, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं एक और क्लास बना रहा हूँ। अब आप यहाँ अगर देखो गौर से, तो क्लास ट्रेनिंग आपका प्रोजेक्ट का नाम है। इसके अंदर एसआरसी फोल्डर में जो भी आपकी जावा की फाइल्स होंगी, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली एसआरसी फोल्डर के अंदर सेव हो जाएंगी। पैकेज के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे अपने फ्यूचर सेशंस पे, बट यहाँ पर अगर आप देखो तो एसआरसी एक फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर एक पैकेज है, और उस पैकेज के अंदर ये सारी चीजें सेव हो रही हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैंने दो क्लास बनाई है, एक बनाई है एम्प्लॉय क्लास, ओके, और एम्प्लॉय क्लास का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, ठीक है, कुछ इंस्टेंस वेरिएबल है और एक मेथड भी है इसमें डिस्प्ले नाम का, ओके। और फिर मैंने जॉब एक क्लास बनाई है, ठीक है, और जॉब के अंदर की ये इंस्टेंस वेरिएबल। अब मैं क्या करूंगा, एक नया मेन क्लास बनाऊंगा, न्यू, और मैं जहाँ पे मैं अपना मेन मेथड डिफाइन करूंगा, मैंने लिखा मेन क्लास, ओके, और मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे मेन क्लास बन चुका है, और मैं इसके अंदर एक मेन मेथड डिफाइन कर देता हूँ, मेन, ओके। तो ये आपने मेन मेथड डिफाइन कर दिया। अब देखिए, अब आपके पास तीन क्लासेस हैं, एम्प्लॉय क्लास है, जॉब क्लास है, और मेन क्लास है। एम्प्लॉय क्लास में एम्प्लॉय के फंक्शंस और एट्रीब्यूट्स हमने डिफाइन कर रखे हैं, या आपके इंस्टेंस वेरिएबल और मेथड्स हमने डिफाइन कर रखे हैं। जॉब में हमने जॉब के इंस्टेंस वेरिएबल्स को डिफाइन कर रखा है, ठीक है। और मेन क्लास में हम अपना मेन क्लास जो हमारी है, उसमें हम जो है अपना मेन मेथड डिफाइन करने जा रहे हैं। अब मुझे चाहिए एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट, तो मुझे क्या सिंपली लिखना है, एम्प्लॉय, ठीक है, ऑब्जेक्ट का नेम मैंने कहा emp इज इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय। तो ये क्या करेगा, एक मेमोरी में आपके लिए नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा, और उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस emp में सेव कर देगा, और emp अब आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। यहाँ पर emp आपका क्या कहलाएगा, ये जो आपका emp है, इट विल बी नाउ कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। तो आपने एक emp ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब मुझे जॉब क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैं लिखूंगा जॉब, ठीक है, और मैं यहाँ लिख देता हूँ सिर्फ जॉब। अब यहाँ पर आप गौर करें तो जे यहाँ पर स्मॉल लेटर्स में है, इसलिए इससे कोई क्लास से कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके, ये अलग है। तो मैंने कहा जॉब, जॉब इज इक्वल्स टू न्यू जॉब, ओके। इसी तरीके से मैं एक काम और करता हूँ, तीसरा बस मैं दो ही बनाऊंगा, मेन क्लास का नहीं बनाऊंगा ऑब्जेक्ट। तो आपने यहाँ देखा मैंने क्या करा, अलग अलग फाइल्स में क्लासेस को डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। और मैंने मेन एक और क्लास बनाई जिसका नाम रखा है मैंने मेन क्लास, और मेन क्लास के अंदर मैंने, क्योंकि अब मुझे उन क्लासेस का यूज करना है, क्लास का यूज करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने वही किया, मैंने नया ऑब्जेक्ट बनाया है, एक एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, एक जॉब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, और ठीक है, और उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के नाम क्या है, emp है, और दूसरे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, जॉब है। अब मुझे अगर कुछ भी यूज करना है, अगर उनके वेरिएबल्स को यूज करना है, उनके मेथड्स को यूज करना है, तो मैं emp और जॉब ऑब्जेक्ट की हेल्प से उन्हें एक्सेस कर सकता हूँ। सपोज कीजिए मुझे एम्प्लॉय क्लास का आईडी यूज करना है, आईडी वेरिएबल यूज करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, emp डॉट यूज लगाऊंगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर आईडी ऑटोमेटिकली आपको शो हो रहा है, इंटेलिजेंस आपको सजेशन में दे रहा है कि आप आईडी वेरिएबल यूज कर सकते हो। मैंने लिखा emp डॉट id इज इक्वल्स टू 1। तो अब बेसिकली क्या होगा, वो जो ऑब्जेक्ट आपका बना है, सपोज कीजिए ये आपका emp ऑब्जेक्ट है, ये आपका emp ऑब्जेक्ट है सपोज कीजिए, तो अब सारे चेंजेस इसी ऑब्जेक्ट में हो रहे हैं, ओके। सारे चेंजेस जो है आपके इसी ऑब्जेक्ट में हो रहे हैं, emp डॉट id इक्वल्स टू 1। और फिर मैं इसे अगर और एक मैं जॉब डॉट आई जॉब आईडी इक्वल्स टू कर देता हूँ 1001। तो हुआ क्या कि दोनों दो ऑब्जेक्ट थे, दोनों अलग अलग थे, एक emp ऑब्जेक्ट था, एक जॉब ऑब्जेक्ट था। तो मैंने दोनों ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस वेरिएबल को यूज किया है और उसमें वैल्यू असाइन की है। तो इस तरीके से आप जो है क्लास बना सकते हो, ठीक है, और ऑब्जेक्ट उसका बना सकते हो, और यूज ऐसे करना है आपको, ठीक है। मैं इसे आउट कर लेता हूँ और यहाँ पर लिख लेता हूँ, तो emp डॉट id, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ जॉब। फिर कॉमेंट देखकर अलग अलग नहीं प्रिंट करा सकते क्या इसमें? नहीं, इन पाइथन में हो सकता है, इसमें नहीं होता है। यहाँ पे मुझे कोई बताया कि ये एरर क्यों आ रही है, मैं यहाँ पे जॉब आईडी लिख रहा हूँ, तो मुझे जॉब आईडी प्रिंट करानी है।
इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है ना मेन क्लास का, वेरिएबल डिक्लेयर नहीं ऑब्जेक्ट का किया। वेरिएबल है तो। मुझे जो है ऑब्जेक्ट भी बताना पड़ेगा कि क्योंकि हम तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, आप किस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो। तो मैंने कहा कि भाई जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है उस ऑब्जेक्ट की जॉब आईडी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ रही कैसे मुझे एक्सेस करना है मेंबर्स को। इसे मैं सेव कर लेता हूँ। ओके, अगेन फिर वही चीज, रन एज पे क्लिक कीजिए आप, जावा एप्लीकेशन, एंड नाउ यू कैन सी द आउटपुट 1 and 1001। ठीक है, अगर आप यहाँ पर नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो फिर वो प्योरली अलग होगा। ठीक है, आप समझ रहे हो, मैंने आपको इसीलिए यहाँ से बताने की कोशिश की है कि आपका ऑब्जेक्ट बनाए तो आप इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से, C1 ऑब्जेक्ट की हेल्प से जो भी आप चेंजेस करोगे वो इस ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है, C2 वेरिएबल की हेल्प से आप जो भी चेंजेस करोगे वो इस ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्ट होंगे। यानी कि नया ऑब्जेक्ट बनता है तो मेमोरी में वो मेमोरी में उसके लिए अलग स्पेस एलोकेट होता है। मेमोरी यहाँ पर हीप को हम कह रहे हैं। ठीक है, बेसिकली जो हीप होता है आपके सिस्टम का, वहां पे ये सारे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? सर हाँ, पूछिए क्वेश्चन। सर जो भी इंस्टेंस हम एक्सेस करते हैं वो हमेशा मेन क्लास के अंदर ही होनी चाहिए। जो भी इंस्टेंस आप एक्सेस करते हो वो क्या मेन क्लास के अंदर होता है? मतलब आप ये कहना चाह रहे हो क्या हम जॉब में एम्प्लॉय यूज कर सकते हैं, यही कहना चाह रहे हो? लाइक दिस? हाँ सर, ये मतलब हाँ यूज कर सकते हो कि नहीं? हाँ सर ये। ठीक है, बिल्कुल आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अभी मैं आपको इसको बाद में बताऊंगा। ठीक है, जब हम थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, अभी हम बेसिक पे चल रहे हैं। ठीक है, इसको हम बाद में डिफाइन करते, बाद में आपको बताएंगे। अभी थोड़ा और हम ओके चीजें सर। देख लेते हैं। देखिए, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ ना कुछ कन्वेंशन होते हैं। ठीक है, आप ऐसे जो है मेन क्लास में, जैसे आप यहाँ पर लिख रहे हो emp.id = 1, और डायरेक्ट आप क्या कर रहे हो यहाँ पर emp की हेल्प से जो है, emp ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप उस ऑब्जेक्ट के वेरिएबल को मैनिपुलेट कर पा रहे हो। यानी आपने सिर्फ ऑब्जेक्ट लिखा और डॉट लगा के आपने जो है इंस्टेंस वेरिएबल का नाम लिखा। ठीक है, और आपने उसको वैल्यू असाइन कर दी। तो ये सिक्योरिटी को देखते हुए थोड़ा, मतलब जब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो जो डेवलपर्स होते हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि एक क्लास का ऐसे, मतलब किसी क्लास के मेंबर्स को इस तरीके से जो है हम एक्सेस कर पाए कि हमने ऑब्जेक्ट बनाया और जो है डायरेक्ट उसे किसी कोई दूसरी क्लास मान लो मैंने बनाई और मैं ये नहीं चाहता कि वो जो मैंने क्लास पहले बनाई हुई है उस क्लास के वेरिएबल्स या फंक्शंस को हम इजीली ऐसे यूज कर पाए। हम ये नहीं चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा जो है ये आईडी वेरिएबल कोई दूसरा आके एक नई क्लास बनाए, और ठीक है, और उस क्लास में जो मैंने एम्प्लॉय क्लास बनाया था उसको ऑब्जेक्ट बना के उसको ऐसे यूज कर सके। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता हूँ। सिंपली अगर मैं कहूँ तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि इजीली जो है कोई भी जो है जॉब आईडी को चेंज कर सके या जॉब रोल को चेंज कर सके। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर अभी मैं आपको थोड़ा एक और कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है गेटर्स एंड सेटर्स। इसको थोड़ा समझिएगा, मैं 15 मिनट में इसको खत्म करने की कोशिश करूंगा। गेटर्स एंड सेटर्स, ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, इस जॉब क्लास को हटा देता हूँ और यहाँ पर मेन क्लास को में से ये कोड रिमूव कर देता हूँ पूरा। तो मैंने यहाँ पर मेन क्लास के अंदर का कोड इरेज कर दिया है और मैंने यहाँ पर ये फंक्शन बनाया। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, बेसिकली सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं उनके लिए हम गेटर्स और सेटर्स बनाते हैं। देखिए, गेटर्स एंड सेटर्स। अब यहाँ पर देखिएगा गेटर्स एंड सेटर्स नाम से पता लग रहा है वैल्यू को गेट करना और वैल्यू को सेट करना। तो गेटर्स एंड सेटर्स आर द मेथड्स to set and read the instance variable variable वैल्यूज। ठीक है, तो गेटर्स एंड सेटर्स होते क्या है, बेसिकली ये मेथड्स होते हैं। तो और इनका यूज क्या क्यों करते हैं, ताकि हम वैल्यूज को सेट कर सकें और रीड कर सकें। ओके, रीड कर सकें आप, या ये कह सकते रीड करिए या फिर गेट करिए, या आप कुछ भी कह सकते हैं। तो आपको करना क्या होता है, तो सिंपली आपको मेथड्स बनाने, क्या बनाने हैं, मेथड्स बनाने होते हैं। तो आपको करना क्या होता है, सिंपली अगर आप कोई वैल्यू जो है रीड करना चाहते हो, या आप कहिए सेट, पहले हम सेटर्स की बात करते हैं। ठीक है, अगर आप कोई वैल्यू सेट करना चाहते हो तो अभी आप क्या कर रहे थे कि आप मेन मेथड में जाके उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे थे, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद डॉट
का यूज करके आप जो है ID इक्वल्स टू 1, ID इक्वल्स टू 2 इस तरीके से कर पा रहे थे। बट अभी जब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, कोई आके जो है नया ऑब्जेक्ट बनाए और नया ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जो है डायरेक्ट डॉट ऑपरेटर का यूज करके, ठीक है, हमारी वेरिएबल्स की वैल्यूज को चेंज कर सके। वी डोंट वांट दिस, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, बेसिकली यहाँ पर गेटर्स और सेटर्स मेथड्स डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले सेटर्स मेथड की हम बात कर लेते हैं। तो सेटर्स मेथड में होता क्या है, आपको मेथड बनाना होता है void, ओके, सेट कर रहे हो तो रिटर्न, मैं आपको एक मेथड बना के दिखा देता हूँ। आपको यू लिखना होता है सेट। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, स्टार्ट मेथड का नेम जो आप स्टार्ट करोगे वो सेट से स्टार्ट करोगे। सेट, उसके बाद आपको क्या सेट करना है, बेसिकली आईडी सेट करना है। तो आप लिखोगे सेट आईडी, ओके। और यहाँ पर सेट आईडी में क्या होगा मैं भी आपको बताता हूँ। स्ट्रिंग आप जब सेट करोगे, आईडी में वैल्यू जब सेट करोगे, ठीक है, जब मेथड कॉल होगा, मैं भी आपको बता रहा हूँ कैसे। तो इसमें जो है हम जो है चाहते हैं कि जब मेथड कॉल हो तो जो है पैरामीटर पास हो एक इंट, ठीक है, मान लीजिए इंट आईडी वैल्यू, ठीक है। तो ये एक मैंने वेरिएबल बना दिया है मेथड के अंदर, जो कि ये मेथड क्या करेगा, जब हम इसको कॉल करेंगे तो ये एक आर्गुमेंट रिसीव करेगा, ठीक है, यहाँ पर आईडी वैल्यू। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये वैल्यू जो है आईडी सेव हो जाए, जो भी वैल्यू फंक्शन कॉल के वक्त यहाँ पर आ रही है। तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पर देखिएगा, मैं यहाँ पर दिस लिख रहा हूँ, मैं बताऊंगा दिस क्यों लिख रहा हूँ। दिस डॉट आईडी इक्वल्स टू आईडी वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, इस मेथड पे जरा गौर कीजिए। तो मैंने एक सेट आईडी एक मेथड बनाया है, जो कि बेसिकली हमारी आईडी में वैल्यूज को सेट करने के लिए यूज हो रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक मेथड बना रहा हूँ और उसके अंदर एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ आईडी वैल्यू। जब ये मेथड कॉल होगा सेट आईडी, ठीक है, तो वहां पे हम जो है साथ ही साथ एक इंटीजर भी उसमें पास करेंगे, तो वो इंटीजर यहाँ पर आएगा, आईडी वैल्यू में सेव हो जाएगा। उसके बाद हम क्या चाहते हैं कि ये जो आईडी है ना, उसकी वैल्यू जो मेथड कॉल के वक्त हमको प्रोवाइड की गई वो सेव हो जाए। तो दिस ऑपरेटर जो आप देख रहे हैं, इसे बेसिकली हम दिस रेफरेंस कह लीजिए या दिस ऑपरेटर कह लीजिए, ठीक है। दिस रेफरेंस अगर हम कहें तो ये है क्या, दिस रेफरेंस का यूज जो है बेसिकली हम जो क्लास बना रहे हैं ना, उस क्लास के वेरिएबल्स को यूज करने के लिए किया जाता है। अब अगर आप चाहो तो बेसिकली आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो आईडी इक्वल्स टू आईडी वैल्यू, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट यहाँ पर क्लैश हो सकता है। कैसे क्लैश हो सकता है, यहाँ पर भी मान लिया आपने लिख दिया इंट आईडी, ठीक है, और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आईडी इंस्टेंस वेरिएबल भी है और आईडी जो है आपका आईडी आपका इंस्टेंस वेरिएबल भी है और आईडी जो है आपने मेथड में भी ये एक पास किया हुआ है। तो एक क्लैश हो जाएगा कि कौन सी आईडी की बात हो रही है। यहाँ पर आईडी इक्वल्स टू आईडी जो बात हो रही है, किसकी बात हो रही है। तो मैं जब यहाँ पर लिखता हूँ ना दिस डॉट आईडी, तो ये अब जो है अपने क्लास के इस वेरिएबल को रिफर कर रहा है, ठीक है ना। दिस रेफरेंस वेरिएबल जो है आपका, इसे रेफरेंस वेरिएबल के लिए ज्यादा बेटर है। दिस रेफरेंस वेरिएबल क्या कर रहा है, अपने इस आईडी को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो दिस डॉट आईडी इक्वल्स टू आईडी का मतलब ये है कि ये जो क्लास का जो इंस्टेंस वेरिएबल है ना, क्लास का जो इंस्टेंस वेरिएबल आईडी है, उसमें जो आईडी यहाँ से प्रोवाइड की जा रही है उसको सेव कर दो। तो आप ये देखिए वॉइड, मैंने सिर्फ एक वेरिएबल बनाया सेट आईडी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वापस में इन क्लास में जा रहा हूँ। अगर मुझे वहां पर सेव सेट आईडी को सेव करना है तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, एम्प्लॉई एमपी इज इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉई। ओके, मैंने एक नया ऑब्जेक्ट बना लिया emp। अब अभी तक आप क्या लिख रहे थे, emp डॉट id इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। अभी भी आप ऐसा कर पा रहे हो, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा ये कैसे। लेकिन मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, emp डॉट सेट id, और इसके अंदर मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि जब मैंने सेट id फंक्शन बनाया है तो मैं एक पैरामीटर रिसीव कर रहा हूँ id, ओके। तो मैंने क्या करूंगा, यहाँ पर आर्गुमेंट पास कर देता हूँ 12। तो बेसिकली अब होगा क्या, mp.setId मेथड कॉल होगा। बेसिकली ये सेटर है जो कि आईडी को सेट करने के यूज होता है, और मैं आईडी क्या सेट कर रहा हूँ 12। अब यहाँ पर क्या होगा, 12 आईडी यहाँ पर आएगा, ठीक है। और ये दिस डॉट आईडी इक्वल्स टू आईडी में की हेल्प से क्या होगा कि ये जो आपका इंस्टेंस वेरिएबल है आईडी, इसकी वैल्यू को ये 12 सेट कर देगा, क्योंकि आईडी में 12 मैंने यहाँ पे पास किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 12 पास किया है इस मेथड में। यही 12 जो है आपका यहाँ पर कॉपी हो जाएगा इस आईडी वेरिएबल में, और फिर यहाँ से क्या हो रहा है, इंस्टेंस वेरिएबल में इस आईडी की वैल्यू जो कि 12 है फिलहाल कॉपी हो जा रही है, ठीक है।
ये चीज समझ में आ रही मैं अभी क्या कर रहा हूँ? सेटर समझ में आ रहा है? फिर किसी भी नो इंस्टेंस सर। इंस्टेंस के वे, वैल्यू को सेट करने के लिए यूज हाँ, करते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू को सेट करने के लिए हम स्पेशल मेथड्स बनाते हैं आपके लिए। सर फिक्स हो जाएगा क्या, फिर चेंज नहीं कर सकते उसकी वैल्यू? किसकी वैल्यू? जो भी वेरिएबल फिक्स कर देंगे उसकी वैल्यू फिर चेंज नहीं कर सकते क्या हम? बिल्कुल कर सकते हैं, मतलब मैंने फंक्शन इसीलिए बनाया ही है ये, ताकि आप जो है क्लास की जो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं या क्लास के जो वेरिएबल्स हैं आप इनको वैल्यू प्रोवाइड करा सको। आप देखो क्या कर रहे थे, आप ऐसे भी वैल्यू सेट कर सकते थे, mp.id इक्वल्स टू 14 कर रहे थे, तो ऐसे भी वैल्यू सेव हो जा रही थी, ठीक है। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हम सपोज कीजिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक प्राइवेट, अभी मैं आपको बाद में पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको मैं इसे लिख देता हूँ प्राइवेट इंट आईडी, ओके, इसे सेव कर लेता हूँ, मैं आपको बताऊंगा आगे। तो अब आप यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर एक रेड लाइन बन के आ रही है और क्या कह रहा है, ठीक है, द फील्ड एम्प्लॉय डॉट आई डी इज नॉट विजिबल, ठीक है, ये विजिबल नहीं है, यानी कि मैंने क्या करा, अब यही चीज, इसी को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन एक एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब है कि सिर्फ हम इंपॉर्टेंट चीजों को शो कराना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि क्लास की हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं, क्लास की जो प्रॉपर्टीज या फीचर्स हैं, ठीक है, वो बाहर के लोगों को भी विजिबल हो, या दूसरी क्लासेस को, बाहर के लोग का मतलब दूसरी क्लासेस को विजिबल हो, और कोई भी वैल्यू जो है उनकी सेट कर सके इस तरीके से, हम नहीं चाहते हैं। हम चलिए मान लेते हैं एक चीज और हम करना चाहते हैं, हम कहते हैं दिस आईडी इक्वल्स टू आईडी प्लस 8। हम ये चाहते हैं कि जो भी यहाँ पर पास किया जाए, ठीक है, जो भी जो है आईडी सेव यहाँ पर हम वैल्यू पास करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हमेशा 8 प्लस करके ही इसकी वैल्यू सेव हो, ठीक है, इंट आईडी की। तो हम ये ऐसे डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, हम अगर मान लीजिए यहाँ 14 कर देते हैं तो +8 तो उसने किया नहीं है, लेकिन हमको हमेशा चाहिए कि जो भी वैल्यू पास हो रही हो उसका 8 प्लस होके, 8 इंक्रीमेंट होके इसमें सेव हो, तो हम इसी तरीके से कर सकते हैं। तो सिंपली आप ये समझिए कि ये एक कन्वेंशन है, ठीक है, कि भाई हमारे कोई वेरिएबल्स को इजीली एक्सेस नहीं कर सकता, अगर हम मेथड बनाएंगे उसी मेथड के थ्रू, ठीक है, अगर हमने कोई गेटवे प्रोवाइड किया है ना, तो उसी गेटवे के थ्रू जो है वो वेरिएबल्स को सेव कर सकता है। हम नहीं चाहते कि हमारा वेरिएबल जो है इजीली कोई भी क्लास यूज कर सके, हम जिस तरीके से चाहते हैं उसी तरीके से यूज करा सकते हैं इस क्लास में, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि हमेशा जो है यूजर कोई भी वैल्यू दे तो हमेशा जो है 2 से डिवाइड करके ही वैल्यू सेव हो, ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं। तो मतलब बेसिकली ये आप ये समझिए कि जो है हम एक गेटवे प्रोवाइड कराते हैं, एक मेथड प्रोवाइड कराते हैं जिसके थ्रू हम कहते हैं कि आप इस तरीके से वैल्यू सेव करोगे, उस तरीके से आप नहीं कर सकते, ठीक है। ये जो है इंकैप्सुलेशन का पार्ट है कि हम नहीं चाहते कि सारे वेरिएबल जो है आपको शो हो जाए वहां पर, सारे वेरिएबल्स जो है आप जो है उन्हें किसी भी तरीके से आप अपनी मन मर्जी मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। हम अगर जिस तरीके से हम चाहते हैं, जिस तरीके से, ठीक है, हम चाहते हैं उसी तरीके से आप जो है ऑब्जेक्ट की वैल्यू जो है सेव हम कराएंगे। ये नहीं कि आप कोई भी वैल्यू सेव कर दो और हम वहाँ पे कोई भी वैल्यू सेव करा लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यही चीज है। यहाँ पर हम सेट आईडी समझ लीजिए, सिंपली समझिए, ज्यादा अगर आपको ज्यादा समझने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, कि अगर हम यहाँ पर प्राइवेट फील्ड्स बना लेते हैं, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आप जो है हमेशा मेरे इस गेट सेटर का ही यूज करो आईडी को सेव करने के लिए, ठीक है ना। ये आप कन्वेंशन समझ लीजिए जावा का, ठीक है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लगभग जो है सेटर्स और गेटर्स होते हैं, C# में भी होता है, जावा में भी होता है। ये पता है अभी जब आप और आगे जब प्रोग्रामिंग करोगे क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की, तो और ज्यादा इजीली समझ में आएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, और भी, अब ये मैंने एक तरीके से एक वेरिएबल का सेटर बनाया है, मुझे गेटर भी बनाना है, तो जाहिर सी बात गेट करेंगे तो गेट का मतलब है कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी हमको। मैं इंट आईडी का क्या करता हूँ, गेटर बनाऊंगा, तो मैं कैसे गेटर बनाऊंगा, देखिए, मैं लिखूंगा इंट गेट आईडी और रिटर्न आईडी, दिस डॉट आईडी कह लीजिए, कोई फर्क नहीं, आईडी भी लिख देंगे अभी, तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये मैंने सेटर बनाया हुआ है, ओ सॉरी गेटर बनाया हुआ है, यानी गेट करने के लिए एक फंक्शन बनाया है। गेट करने के लिए जो फंक्शन बना रहे हैं वो गेटर है, सेट करने के लिए जो फंक्शन बना रहे हैं वो आपका सेटर है। वैल्यू को सेट करने के लिए सेटर फंक्शन, वैल्यू को गेट करने के लिए गेटर फंक्शन। तो हर वेरिएबल के लिए हम गेटर और सेटर डिफाइन करते हैं,
हर वेरिएबल के लिए हम गेटर और सेटर डिफाइन करते हैं। और कन्वेंशन ये है कि सेट करने के लिए आप क्या करेंगे, सेट लिखेंगे, उसके बाद वेरिएबल का नेम आईडी, और वेरिएबल का फर्स्ट लेटर जो है आप बना रहे हो, देख रहे हो, तो कैपिटल मैं हमेशा बनाऊंगा यहाँ पर। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे, मैं हमेशा कैपिटल बनाऊंगा। तो ये अगर आप यहाँ पे इस मेथड को देख रहे हो, तो ये मेथड क्या कर रहा है, जब भी गेट आईडी कॉल होगा तो वो आईडी रिटर्न करेगा। ये आईडी बेसिकली इस वेरिएबल को इंडिकेट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप दिस डॉट आईडी लिखो तो ज्यादा बेटर है। ये क्या आपको बता रहा है कि हम इस इंस्टेंस वेरिएबल को रिफर कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस का मतलब यही समझ लीजिए कि अपने ही क्लास के वेरिएबल्स को रिफर करने के लिए दिस रेफरेंस वेरिएबल का यूज करते हैं, ठीक है। दिस रेफरेंस वेरिएबल का यूज हम क्या किस लिए करते हैं, ताकि जो है हम अपने ही हम ये बता सके कि हम जो है अपने ही क्लास की जो है वेरिएबल्स को यूज कर रहे हैं, ओके। तो ये क्या रिटर्न करेगा, एक इंटीजर रिटर्न करेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर डेटा टाइप, आप देख रहे हो रिटर्न टाइप कैसा है इसका, इंट है, क्योंकि एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा। अब मैं क्या करूंगा, इसे सेव कर लेता हूँ, मेन क्लास में वापस जाता हूँ, और मैं यहाँ पर सेट करूंगा। तो कैसे सेट करूंगा, emp डॉट सेट का यूज करके, आप ध्यान रखिएगा, सेट आईडी मैं यहाँ पर आईडी पास कर देता हूँ 12, ओके। और अगर मुझे गेट करना है तो emp डॉट गेट आईडी। तो बेसिकली ये आपके सेट गेटर्स और सेटर्स होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, emp डॉट गेट आईडी आपको एक वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो मैं इसे सेव करा लेता हूँ किसी वैल्यू में, इंट वैल्यू इज इक्वल्स टू emp डॉट गेट आईडी। जब कोई चीज रिटर्न करती है ना, तो या तो हम उसे सेव कर सकते हैं या तो उसे डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्या करा, एक इंटीजर डेटा टाइप लिया, एक इंटीजर वैल्यू जो है एक इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल लिया है मैंने, और emp डॉट गेट आईडी मुझे क्योंकि इंटीजर वैल्यू दे रहा है तो मैं उसे वैल्यू में सेव कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो int value is equals to emp डॉट गेट आईडी। तो अब आप इसे अगर चाहें तो sys out, इसे जो है आप प्रिंट करा सकते हैं वैल्यू, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं sys out सॉरी emp डॉट गेट आईडी। तो ये गेट आईडी। अब मुझे कोई बताएगा दोनों का आउटपुट क्या होगा, क्या दोनों में कोई फर्क है, एनीवन? क्या दोनों, दोनों सेम सर एक चीजें में हम वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, एक में मेथड एक्सेस करके वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो है क्या दोनों का आउटपुट सेम होगा, इस सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलिंग का और इस सिस्टम डॉट प्रिंट एलिंग का, क्या दोनों का आउटपुट सेम होगा? यस सर सेम होगा। यस सर। ठीक है, दोनों का सेम होगा। बात हुई, मैंने आपको क्या कहा, ये रिटर्न कर रहा है, तो मैं तो इस चाहूँ तो इसको सेव करा सकता हूँ किसी दूसरे वेरिएबल में, या फिर मैं चाहूँ तो डायरेक्टली इसको जो है इसकी हेल्प से प्रिंट करा सकता हूँ, बात वही है, ठीक है। तो आप सिंपली देख सर सकते, एक बार एम्प्लॉय वाली क्लास दिखा दीजिए। ठीक है, मैं आपको एम्प्लॉय क्लास दिखा देता हूँ। तो ध्यान रखिएगा, एक कन्वेंशन है, एक स्टैंडर्ड है। अगर आप स्टैंडर्ड कन्वेंशन क्या है मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप अपने वेरिएबल डिफाइन करो तो हमेशा प्राइवेट का यूज करो, ताकि कोई दूसरी क्लास आपके वेरिएबल्स को डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ नेम यूज ना कर सके। आप अगर चाहो तभी यूज हो, ठीक है। आप अगर चाहो तभी जो है उस क्लास के मेंबर्स जो है, उस क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल, मेरा कहने का मतलब है, अगर आप चाहो तभी आप कह सकते हो, तभी आप जो है मतलब कि एक रास्ता प्रोवाइड करा सकते हो सेट करने का और गेट करने का। आप डायरेक्ट आप नहीं आप ये ना करें कि डायरेक्टली जो है कोई भी आपकी आईडी लिखे, मतलब ऑब्जेक्ट बनाए डॉट आईडी इक्वल टू 2 कर दे, इस तरीके से हम नहीं चाहते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि जब तक हम ना चाहें तब तक कोई वैल्यू सेट ना कर पाए, इसलिए हम क्या करते हैं, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर कहते हैं, इसे हम बाद में पढ़ेंगे, एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं। फिलहाल आप ये समझिए, जब आप प्राइवेट लिख देंगे तो ये अब आपके विजिबल नहीं होंगे। विजिबल से क्या मतलब हमारा, कोई अब ये कोई सेट नहीं कर पाएगा इस तरीके से डॉट आईडी डॉट नेम डॉट सिटी। और विजिबल, चलिए मैं आपको एक और बताता हूँ, जब आपने सारी चीजें प्राइवेट कर दी हैं, ठीक है, सर ये फिर एब्स्ट्रैक्शन के अंदर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, एब्स्ट्रैक्शन के अंदर ही एक तरीके से आएगा कि हाइडिंग द अननेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड डिस्प्लेइंग ओनली इम्पोर्टेंट थिंग्स, ठीक है। आप नहीं चाहते थे कि भाई कि कोई जो है स्ट्रिंग सॉरी ये नेम को सेव कर पाए, सिटी को सेव कर पाए या जॉब रोल को सेव कर पाए, सिर्फ आईडी ही वो जो है सेट कर पाए और गेट कर पाए, आप ये चाहते थे। तो आप जो है गेटर्स और सेटर्स की हेल्प से कर सकते हो। कैसे करोगे, आप जो भी फील्ड डिफाइन करो, देखो आप इसे फील्ड भी कह सकते हो, इंस्टेंस वेरिएबल भी कह सकते हो, या वेरिएबल सिंपली कह सकते हो, ठीक है।
आप ये एक फील्ड बनाया आपने फिर उसको। अगर प्राइवेट करने के बाद अभी मैं बता रहा हूँ हम प्राइवेट। मेन क्लास से amp.city सर्च करेंगे तब वो नहीं एक्सेस कर नहीं नहीं पाएगा। बिल्कुल नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैं आपको बताऊं, मैं क्या करता हूँ, इस चीज को इरेज कर देता हूँ, पूरा डिलीट कर देता हूँ। emp डॉट, अब अगर आप देखें यहाँ पर तो गेट आईडी आ रहा है, ठीक है, और सेट आईडी, और कोई भी आपको जो है ये मैं और भी चीजें जो शो रही वो अभी आप उस पर मत जाइए। अभी सिर्फ आप ये देखिए, क्या सिटी डिस्प्ले हो रहा है, क्या नेम डिस्प्ले हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो मैं क्या करूँ, मैं नहीं चाहता था कि ये सारी चीजें डिस्प्ले हों उसको, इसलिए मैंने क्या यूज कर लिया, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। अब ये दूसरी क्लास ऑब्जेक्ट बना के डायरेक्टली इसको यूज नहीं कर सकती है, समझ रहे हैं। तो ये सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करा रहे हैं इस क्लास को, कि इस क्लास को कोई भी जो है, या फिर ये कहिए इस क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को कोई भी दूसरी क्लास चेंज नहीं कर सकती जब तक हम ना चाहें, ठीक है ना। इसलिए हमने प्राइवेट कर दिया फील्ड को, और मैंने कहा ठीक है, आप अगर इस वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हो तो आप मेरे बनाए हुए मेथड से ही कर सकते हो, इंट आई, सेट आईडी और गेट आईडी। ओके, ठीक है, ये चीज समझ रहे हो, यस सर। सेट आईडी और यस गेट आईडी। तो ये मैंने हाइड कर दी तीन चीजें यहाँ पर, ठीक है। अभी आप दूसरा क्लास बनाओगे तो ये जो है विजिबल आपको नहीं होंगी, emp डॉट, ठीक है। सिर्फ वही चीजें विजिबल होंगी जो मेथड है आपके, गेट आईडी और सेट आईडी। तो अब ये तो सिर्फ एक वेरिएबल के, इसी तरीके से मुझे और भी वेरिएबल्स के बनाने होंगे, गेटर्स और सेटर्स। तो मैं क्या करूंगा, सेट आईडी का सेटर बना लिया। इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, वाइड सेट। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या कहा था, सेटर आप जब बना रहे हो सेटर मेथड, तो आप सेट लिखोगे, उसके बाद जो आपकी वेरिएबल का नेम है ना, ठीक है, उसका पहला लेटर यहाँ पर आप कैपिटल लिखोगे, उसके बाद सारे स्मॉल, सेट नेम। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। सेट, और जो वेरिएबल का फर्स्ट लेटर है आप उससे यहाँ पर कैपिटल लिखोगे, ओके, सेट नेम। और अब आप यहाँ पे क्या करोगे, दिस डॉट, सॉरी, सेट नेम आप जब कर रहे हो तो यहाँ पर आप जब सर सेट, अगर मान लीजिए हम दो वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है, एक नेम बनाते हैं, एक कैपिटल नेम, एक नेम बनाते हैं जिसमें एन कैपिटल होगा, तो ऊपर तो वो दो अलग तरह से वेरिएबल की तरह ट्रीट अच्छा होगा, ठीक है, आप ये लेकिन कहना सेट चाहते हैं और गेटर प्राइवेट में स्ट्रिंग नेम कन्फ्यूज हो लाइक, जाएगा। ये कहना चाह रहे हैं। यस सर। अब यहाँ पर आप देखिए, अब आप जब यहाँ पे लिखोगे नेम इज इक्वल, सॉरी मैं यहाँ पे दिस डॉट नेम कर लेता हूँ, एक ये आपने बना लिया, ठीक है, सेट नेम। आप देखो, सबसे पहली बात ये है कि आप जब भी ऐसे ऐसे मतलब सिचुएशन में आ जाओ कि जहां पर आप, पहली बात तो आप ऐसा करोगे नहीं, ठीक है, ये स्टैंडर्ड्स के खिलाफ है। लेकिन अगर आप सपोज करो कर भी लेते हो, ठीक है, आप स्टैंडर्ड्स के खिलाफ चले गए आप, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, दिस डॉट नेम आप जब लिख रहे हो तो बेसिकली आप इसको रिफर कर रहे हो। अब आपने क्या करना है, सेट नेम लिखा है, ये कोई वो नहीं है कि आप जो है सेटर जब बना रहे हो तो आप इसी तरीके से लिखो, ये एक स्टैंडर्ड है, एक कन्वेंशन है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर दूसरा बना लेता हूँ, मैं लिखूंगा वाइड सेट एन नेम। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सेटर इसे बना सकते हो। लेकिन ये जो है स्टैंडर्ड्स के खिलाफ चला जाएगा, यानी कि हो आपका काम इससे भी जाएगा, स्ट्रिंग नेम। ओके, यहाँ पर आप क्या करोगे, दिस डॉट name is equals to नेम। अब बेसिकली आप कर क्या रहे हो, आपने यहाँ पर सेटर बनाया है, सेट नेम, आप यहाँ पर भी एक सेटर बना रहे हो, आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं तो इसे एबीसी नाम भी दे सकता हूँ, ये भी एज ए सेटर ट्रीट होगा, ठीक है ना, ये भी एज ए सेटर ट्रीट होगा। बट कन्वेंशनली ये ठीक नहीं है, आप कर सकते हो, कन्वेंशनली ये ठीक नहीं। कल को क्या होगा, मान लीजिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है, कल को और उसमें लगभग 15-20 डेवलपर काम कर रहे हैं, तो कम से कम वो जब कोड को देखें, ठीक है, तो अगर एक कन्वेंशन होगा, एक स्टैंडर्ड होगा, तो लोग कोड को इजीली समझ पाएंगे। अभी आपने एबीसी लिख दिया, उनको ये चीज नहीं समझ में आ रही कि आखिरकार है क्या, ठीक है। लेकिन अगर आप एक यूजर फ्रेंडली आइडेंटिफायर प्रोवाइड कराओ कि नहीं भाई सेट, आप सॉरी यहाँ पर आपने लिखा ही हुआ है ऑलरेडी, सेट नेम अगर आपने लिखा है तो डेवलपर देखते ही समझ जाएगा, अच्छा ये एक सेटर है जो कि नेम वेरिएबल को सेट करने के लिए यूज हो रहा है। तो बस ये इसलिए होता है ताकि जब कोई दूसरा डेवलपर आए, दूसरा मतलब कोई भी टीम मेंबर में आपका मेंबर आए, तो वो इजिली कोड को आपको रीड कर सके, इसलिए कन्वेंशन और स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं ताकि लोग उसको फॉलो करें, कोड को ज्यादा रीडेबल बनाया जा सके, ठीक है। आप नाम कुछ भी दे सकते हो अपने गेटर को, सेटर को, आप एबीसी नाम दे सकते हो, आप रोहित नाम दे दो,
सेटर को, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट कन्वेंशन क्या है कि सेट लिखें, उसके बाद जो आपने वेरिएबल बनाया है उसका फर्स्ट लेटर आप कैपिटल लिखें, ठीक है। और मान लीजिए जहां पर दो नेम की जरूरत पड़ रही तो आप एक बार जॉब दिखा दीजिए, जॉब वाली क्लास दिखा दीजिए, क्लास जॉब कटने क्लास कभी वाली मैंने यूज थी। तो किया नहीं है, फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जॉब के अंदर सिर्फ दो ही वेरिएबल डिफाइन है, जॉब आईडी और जॉब रोल। ओके सर, ओके। इस पर यूज अभी मैंने नहीं किया है फिलहाल। मैं क्या करता हूँ, मेन क्लास में मैं आया और एमपी एम्प्लॉई एमपी इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉई, नया ऑब्जेक्ट बनाया था। और मैं आपको बता चुका हूँ सेट कैसे करना है। सेट आईडी अब आप यहाँ पर देखिए, जैसे ही आप सेट लिखेंगे तो सेट आईडी और सेट नेम करने के लिए आपको सेटर्स मिल जाएंगे बेसिकली, ठीक है। मेथड्स मिल जाएंगे ताकि आप जो है अपनी वैल्यूज को सेट कर, इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यूज को सेट कर सकें। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हर बार आपको ये लिखना पड़ेगा ना। मान लीजिए 10 वेरिएबल्स हैं तो ऐसे तो हर बार आपको सेटर और गेटर बनाना पड़ेंगे, यानी कि एक तरीके से थोड़ा